गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का आयात निर्यात बैंक। विभिन्न देशों ने अपने अपने देशों के अंदर आयात निर्यात बैंक स्थापित किए। उन्हीं के अनुसार हमारे यहाँ पर निर्यात को बढ़ाने के लिए और आयात को जो है हमारे उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसा बैंक हो जो क्या करे, निर्यात से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करे, निर्यात को बढ़ाए, विदेशी व्यापार के लिए पोषण का काम करे, या फिर इनडायरेक्ट रूप से जो संस्थाएं इनके लिए कुछ लोन वगैरह कर रही हैं निर्यात के लिए, उनको क्या करे, वो सहायता प्रदान करे या समन्वय बैठाए। तो ये सारी आवश्यकताएं महसूस की जा रही थी। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। एक अमेंडमेंट लाया गया 1981 के अंदर। उस एक्ट के तहत जनवरी 1982 में एक अधिनियम पारित करके एक पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था के रूप में भारतीय निर्यात आयात बैंक की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो जो इसकी मेन उद्देश्य था वो क्या था, निर्यात को पोषण देने के लिए। तो आज के ट्यूटोरियल में आज हम एग्जिम बैंक का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जनवरी 1982 के अंदर क्या किया गया, इसका स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर, और इसने अपना कार्य शुरू किया वो मार्च 1982 से। एक्ट के 1981 में एक एक्ट था, उसके तहत 1982 में इसकी स्थापना की गई और इसने अपना कार्य शुरू किया गया था। ये एक स्वतंत्र बॉडी है जो आयात निर्यात के लिए कार्य करती है। इसका जो सेटअप था वो एक पार्लियामेंट एक्ट के तहत किया गया था, और वो एक्ट कौन सा था, 1981। ये एक पूर्ण रूप से सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट बॉडी है। इसने एक ये जो इंस्टीट्यूशन है वो एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी उस बॉडी को कहा जाता है जो मुख्य संस्था के रूप में कार्य करती है, प्रधान संस्था के रूप में जो कार्य करती है, तो इसको एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया कि इसका उद्देश्य क्या था, निर्यात को पोषण देना। तो फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, फॉर फंक्शनिंग एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ ए व्यू ऑफ टू प्रमोटिंग द कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड। यानी क्या उद्देश्य था इसका, आयात निर्यात को क्या करना, पोषण प्रदान करना, और उन संस्थाओं को भी समन्वय स्थापित करना जो ये कार्य कर रही हैं। यानी जो आयात और निर्यात की सेवा या वस्तुओं में कार्य कर रही है उसके बीच में क्या करना, समन्वय स्थापित करने के लिए इसकी क्या की गई थी, स्थापना जो है वो की गई थी। प्रधान कार्यालय आपको इसका बताया कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। यानी ये क्या करता था, एक पर्याप्त रूप से सस्ती और दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया था। वैसे पॉइंट वाइज से हम देखना चाहें इसके उद्देश्य, तो आप जैसे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट आप बता सकते हैं कि भारतीय निर्यातकों को क्या करना, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसी तरह से आयातकों को भी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। विदेशों में भारतीय विनियोग की वित्त व्यवस्था करना। विदेश में हमारे कोई संस्थाएं कार्य कर रही है, उत्पादन कर रही है, तो उनको क्या करना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। भारतीय माल के विदेशी आयातकर्ताओं को दीर्घकालीन ऋण देना। अल्पकालीन निर्यात साख उपलब्ध करवाना। निर्यात की गारंटी प्रदान करना। जैसे हमारे निर्यात किए जाते हैं तो सामने वाली संस्था अगर हमारी संस्थाओं के बारे में उसकी ज़्यादा नहीं जानती है, तो ये बैंक क्या करता है, उन्हें गारंटी प्रदान करता है ताकि हमारे जो निर्यात हैं वो क्या हों, कम्पिटिटिव हों। निर्यात उद्योगों के लिए मशीनरी, उपकरण या कच्चा माल खरीदने के लिए क्या करना, वित्त की व्यवस्था करवाना। तो मोटा मोटी इसका उद्देश्य था वो ये था कि आयात और निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाना और साख की पूर्ति करना। ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिए गए, यहाँ आप दोबारा देख सकते हैं, पॉइंट वाइज आपको दिया गया। अभी मैंने पॉइंट आपको सारे बोल के बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव और पर्पज इसके हो गए। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस या रोल ऑफ एग्जिम बैंक की। इसका फंक्शन क्या है मुख्य रूप से, तो फंक्शन इसके जो उद्देश्य हैं वो इसके क्या हैं, फंक्शन होंगे। इनके लिए स्थापना की गई थी जैसा कि आपको बताया गया। तो इसका जो है वो पहला कार्य क्या हो गया, फंक्शन इसका प्राइमरी, कि एक तरह से फंड बेस्ड असिस्टेंस उपलब्ध करवाना। यानी प्राथमिक कार्य तो इसका क्या है, यही कि जो कोष की आवश्यकता है आयात निर्यातकों को हमारे ट्रेड को बढ़ाने, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तो उसको उपलब्ध करवाना।
और दूसरा है नॉन फंड बेस्ड असिस्टेंस। निर्यात या आयात हम जब करते हैं तो सिर्फ केवल मात्र फंड की से ही आवश्यकता नहीं होती, हमें अन्य बहुत सी आवश्यकताएं होती है, चाहे फिर वो सलाह की है, चाहे फिर कोई कानूनी दाव पेच की है, चाहे हमारे कोई कंपटीशन की है, चाहे अन्य संस्थाओं से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या देशों से सहयोग की है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो फंक्शन है वो मेन क्या रहा है, एक तो फंड बेस्ड असिस्टेंस उपलब्ध करवाना, दूसरा इसका है नॉन फंड बेस्ड असिस्टेंस उपलब्ध करवाना। फंड बेस में ये अपनी जो उधार देती हैं, लैंडिंग करती हैं, फिर वो चाहे लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म दोनों उपलब्ध करवाती हैं। नॉन फंड के अंदर ये कोई एडवाइजरी कोई देनी है या फिर प्रमोशनल कोई एक्टिविटीज़ करनी है, इस टाइप की सहायताएं जो देती हैं, या फिर कोई जो आपके बॉन्ड्स या क्वारंटीन जो चीज़ें होती हैं उस टाइप की चीज़ें क्या करती हैं ये बैंक उपलब्ध करवाता है। तो ये इसके क्या है प्रमुख कार्य हैं। यानी मेनली क्या करता है कि एक तरह से तो क्या करता है, एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो फंड वाली बात अगर करते हैं तो हम उसे कह सकते हैं शॉर्ट के अंदर कि एक तरह से ऋणदात्री कार्यक्रम देता है ये, यानी लोन बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाता है। जैसे आप पोर्ट पे लोड करते हो उससे पहले कि पोर्ट पे लोड करने के बाद कि कोई एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को करवाना, उनको गारंटी प्रदान करना, कोई जो एक्सपोर्टर ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था करना, आपका एक्सपोर्ट है उसकी मार्केटिंग या उसके लिए फाइनेंस करना, एक्सपोर्ट के लिए गारंटी देना, लोन्स वगैरह उसके लिए लीज़ देना, या फिर आपका एक्सपोर्ट बिल है उसको कंटिन्यू करवाना, जो आपके सप्लायर हैं उनको क्रेडिट देना, बल्क इंपोर्ट के लिए आपको फाइनेंस करवाना। तो ये किसके अंदर आ जाती है, आपकी जो लैंडिंग फंड बेस्ड असिस्टेंस जो होती हैं उसके अंदर आ जाती हैं। फिर ये जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन टाइप की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए जो नॉन फंड में है उसके जैसे आपकी चीज़ें होगी, फॉरेन जो करेंसी है उसके लिए प्री शिपिंग की व्यवस्था करवाना, या फिर आपका जैसे अपने प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स है उसके लिए फाइनेंस करवाना। तो ये चीज़ें एक तरह से क्या हो जाती हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी आ जाती हैं। जैसे कोई व्यवस्था या परामर्श है, तकनीकी सहायता कोई चाहिए उसके लिए उपलब्ध करवाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जैसे आपको कोई शोध करना है, रिसर्च करनी है, उसके लिए कोई आपको फंड की आवश्यकता है तो ये उस टाइप की एक्टिविटीज़ करवाना। तो फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों एक्टिविटीज़ ये क्या करती है एग्जिम बैंक जो है वो करती है। तो ये थे इसके रोल या फंक्शंस, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। अब हम बात करते हैं कि इसके मैनेजमेंट इसका कैसे है, कैसे ये कार्य करता है। तो इसमें आपको बताया गया कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कुल मिलाकर 16 आपको बताया गया है, और किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट करवाए जाते हैं। और दूसरी तरफ आपको इसके ऑफिस बताए गए हैं। ऑफिस इसके कुल 17 ऑफिस आपको यहाँ पे बताए गए, जिसमें से 10 तो हमारे क्या हैं डोमेस्टिक या भारत के अंदर है, और 7 जो हैं इसके आउट ऑफ इंडिया इसके ऑफिस हैं। तो जो अब इसके जो प्रधान कार्यालय उसको आपको बताया गया कहाँ पे, इसका मुंबई के अंदर। पहले हम इसके ऑफिस की बात कर लेते हैं। तो प्रधान कार्यालय तो इसका है मुंबई के अंदर, और इसके जो शाखा कार्यालय हैं वो कहाँ हैं, डोमेस्टिक और ओवरसीज़ ऑफिसेज़ हैं, जिसको आपको लिस्ट दे रखी है कि भारत में इसके जो 10 ऑफिस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, जो क्रम से आपको बताया गया कि अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई और पुणे, और इनमें से प्रधान कार्यालय कौन सा है, मुंबई। इसी तरह इसके ओवरसीज़ ऑफिस हैं 7 जो आपको बताए गए अलग अलग देशों में, जिसकी आपको लिस्ट दी गई है। और एक तरफ आपको इसका बताया गया है कि इसका मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। मेनली इसमें क्या होता है कि एक जो संगठन है उसमें एक अध्यक्ष या प्रबंध संचालक या चीफ एग्जीक्यूटिव हम इसको कह सकते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है, डेविड रोसिक्वेना। आप इसमें लिख लें साथ में, डेविड रोसिक्वेना 2017 से वही हैं एग्जिम बैंक के प्रधान। फिर इसके नीचे आता है इसके कि जो प्रबंध संचालक होते हैं कार्यकारी निदेशक होते हैं, और उन कार्यकारी निदेशक के अंदर ग्रुप हेड्स बना दिए जाते हैं अलग अलग, जैसे कॉर्पोरेट सर्विस के लिए बना दिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए बना दिया, लीगल के लिए, रिस्क के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो इस टाइप के अलग अलग ग्रुप हेड बना के उसको किया जाता है। यहाँ पे जैसे आपको बताया गया कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर इसके 5 डायरेक्टर आपको बताए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 डायरेक्टर जो बताए गए वो शेड्यूल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इसके अंदर, और 4 डायरेक्टर जो होते हैं वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं अपने फील्ड के, निर्यात से संबंधित फील्ड के। एक डायरेक्टर नॉमिनेट होता है आरबीआई के द्वारा, एक डायरेक्टर नॉमिनेट होता है आईडीबीआई के द्वारा, और एक डायरेक्टर नॉमिनेट होता है ईसीजीसी के द्वारा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर अध्ययन करेंगे। उसकी हमारी यूनिट के अंदर भी एक पूरी टॉपिक दिया गया है ईसीजीसी। तो एक व्यक्ति उसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। आईडीबीआई के द्वारा क्यों किया जाता है कि जो पहले आयात निर्यात का जो कार्य होता था वो आईडीबीआई बैंक करता था। आईडीबीआई बैंक ने अपने यहाँ पे एक शाखा खोल रखी थी, जिसके द्वारा वो क्या करता था, ये सारे कार्य करता था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई।
तो इसने एक वित्त विभाग खोल रखा था। उस वित्त विभाग को क्या कर दिया गया, जब इसकी स्थापना की गई तो उसको बंद करके उसके सारे जो ऋण या दायित्व या संचित कोष थे वो क्या कर दिए गए थे, इसको हस्तांतरित कर दिए गए थे। तो इसने एक बल्क कैपिटल के रूप में भी सहायता की थी। कुछ किताबों में इसको रेस्पॉन्स्ड बैंक के रूप में भी माना जाता है, IDBI को एग्जिम बैंक का रेस्पॉन्स्ड बैंक भी माना जाता है। तो ये है इसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। यहाँ इसकी ऑपरेशनल फिलोसफी समझाई गई है आपको कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या करेगा, फाइनेंसिंग करेगा, प्रमोशन करेगा और फैसिलिटेटिंग करेगा, यानी वित्त की व्यवस्था करना, उन चीज़ों को बढ़ावा देना और सुविधाएं उपलब्ध करवाना। फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग एंड फैसिलिटेटिंग इसके द्वारा करेगा। थ्रू वैरायटी ऑफ फाइनेंसिंग प्रोग्राम क्या करेगा, बहुत सारे जो वित्त संबंधित प्रोग्राम है उनकी वैरायटी उपलब्ध करवाएगा। वैल्यू एडेड बिजनेस एडवाइजरी सर्विस, मूल्य संवर्धन की क्या करेगा, व्यापार को बढ़ाने के लिए सहायताएं उपलब्ध करवाएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस क्या करेगा, शोध के द्वारा भी सहायता उपलब्ध करवाएगा। फिर नीचे आपको उसके कैटलिस्ट फॉर फाइनेंसिंग बताया गया, तो प्रोजेक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए और सर्विस के लिए किस तरह से लोन देता है। आपका कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए भी देगा, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आपको बड़ी मशीनरी की आवश्यकता है, आपको विदेशों से मंगवाना है अपना सामान, तो क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट के लिए भी फाइनेंस करेगा। प्रोडक्ट के लिए तो करता ही करता है, आयात या निर्यात आप कर रहे हैं उसके लिए तो इसकी मैंने स्थापना की ही गई है। और सर्विस, चाहे आप गुड्स का करें या सर्विस का करें, दोनों के लिए क्या करेगा, फैसिलिटेट करता है। तो ये है इसकी एक ऑपरेशनल फिलोसफी आपको बताई गई है। डायग्राम के द्वारा आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कार्य करता है फाइनेंसिंग का, प्रमोशन का और फैसिलिटेटिंग का। किस किस के लिए करता है, प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए और सर्विस के लिए। तो ये है इसकी ऑपरेशनल फिलोसफी। अब इसमें बताया गया कि फाइनेंसिंग प्रोग्राम इसके कौन कौन से हैं, वेरियस किसके अंदर करता है फाइनेंस, अलग अलग करेंसीज के अंदर करेगा। एक्सपोर्ट के लिए करता है, इंपोर्ट के लिए करता है और लोन फॉर एक्सपोर्टिंग यूनिट्स के लिए करता है। मीडियम टर्म और पहले से आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट में आपको बताया गया कि मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों उपलब्ध करवाता है। इसी तरह से इंपोर्ट क्रेडिट में आपको बताया गया इंपोर्ट लोन्स फॉर कैपिटल गुड्स और बल्क इंपोर्ट में अगर आप कोई आप चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी, रॉ मटेरियल के लिए भी क्या करेगा, आपको फाइनेंसिंग उपलब्ध करवाता है। इसी तरह से लोन्स फॉर एक्सपोर्टिंग यूनिट आपको यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से उपलब्ध करवाता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि एग्जिम जो बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी एडवांटेज क्या क्या है, लाभ हमें क्या क्या हुए हैं। तो मेनली तो इसने क्या कार्य किया है कि जो ऋण संबंधित निर्यात है वो हमें क्या करवाएं, उपलब्ध करवाएं, जिससे हमारे निर्यात क्या हुए, कम्पिटिटिव हुए और हमारे निर्यात को जो यूनिट है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध हुई है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग की और आज के हम तोल के देखें तो हमारा जो इसकी सहायता जो इन्होंने उपलब्ध करवाई है वो संचयी रूप से बहुत अधिक हो गया। जैसे 1982 के अंदर लगभग 199 करोड़ जो था वो वित्त किया जाता था, जो जबकि अगर हम बात करें ये 2010-11 के आसपास की, तो ये डेटा लगभग 2,70,684 करोड़ से भी अधिक चला जाता है। तो यानी इसने क्या किया है कि एक तरह से कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर एक्सपोर्ट, ये क्या करता है कि एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। नॉलेज ऑफ एक्सपोर्टर्स रिक्वायरमेंट्स, उसके अनुसार उनको कोई ज्ञान की तकनीकी की आवश्यकता है उसको क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिला है हमें, वी कैन लिवरेज ऑन आवर इंटरनेशनल नेटवर्क, हमने हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो नेटवर्क है उसको क्या किया, हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। कम्पिटिटिव फाइनेंसिंग हमें क्या मिली है, कम्पिटिटिव फाइनेंस की सुविधाएं उपलब्ध हुई है। लैंडिंग इन बोथ रुपीज़ एंड फॉरेन करेंसी, ये क्या करता है कि भारतीय रुपये में हमें सहायता चाहिए तो वो भी उपलब्ध करवाता है, और अगर फॉरेन करेंसी के अंदर हमें चाहिए तो RBI के साथ बात करके वो चीज़ें में उस करेंसी, उस देश की करेंसी के अंदर में हमें उपलब्ध करवाता है। फॉरेन करेंसी फाइनेंसिंग फॉर SMEs, जो स्मॉल और मीडियम स्केल के जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए क्या है, एक्सपोर्ट में अलग से उनकी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, तो उसके लिए भी क्या करवाता है, फॉरेन करेंसी की फाइनेंस की व्यवस्था करता है। एग्जिम बैंक प्रोवाइड्स टर्म लोन फॉर फाइनेंसिंग सॉफ्ट एक्सपेंडिचर सच एज मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, जैसा कि आपको बताया गया कि किस किस के लिए करता है, प्रोडक्ट सर्विस के लिए और रिसर्च के लिए भी अगर आप कहें तो उसके लिए भी ये क्या करता है, वित्त की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। यानी इसकी एडवांटेज क्या है कि हमें टर्म लोन तो देता ही देता है, उसके साथ साथ जो हमारे सॉफ्ट एक्सपेंडिचर है उसके लिए भी, जैसे कि आपका मार्केटिंग हो गया, विपणन हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको करना है उसके लिए, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी उपलब्ध करवाए हैं इसने। स्पेशल प्रोडक्ट्स लाइक LOC ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग, क्या करता है कि स्पेशल प्रोडक्ट आपके कोई हैं उसके लिए भी क्या करता है, फाइनेंस की या वित्तीय सुविधाएं हमें उपलब्ध इसने करवाई हैं। तो ये है इसकी एडवांटेज या इसकी उपलब्धियाँ। फिर इसने हमारे जो अन्य देश हैं उनके साथ हमारे व्यापार भी क्या हुआ है, राशि भी हमारी बढ़ी है। तो और हमारे जैसे रसायन, दवा, औद्योगिक क्षेत्र जो है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल की, गारमेंट की है, यानी मोस्टली वो इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट का मेजर पार्ट कवर करती है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि
मतलब मेन जो ऋण की सुविधाएं उसके लिए क्या करवाया, उपलब्ध करवाया। और उसकी ग्रोथ अगर हम पुराने की तुलना में अब की बात करें, जैसे रसायन इंडस्ट्री हो गया या फिर आपका केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गया, तो इनके अंदर लगभग 6 से 12% के आसपास हमें अपवर्ड ट्रेंड्स देखने को मिलता है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या हुई हैं, ईजिली अवेलेबल हुई हैं। तो जिससे व्यापार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और उसी का परिणाम है कि हमारा निर्यात आयात व्यापार भी बढ़ा है। और उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रूप में भी अगर हम देखें तो एक अच्छी तरक्की हमें देखने को मिलती है। ये एक डायग्राम के द्वारा आपको एक तरह से भूमंडलीकरण के रूप में इसके पार्टनर्स जो हैं, कैसे ये ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को इसने साकार किया, उसको एक आपको बताया गया है कि इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ये बीच में क्या करता है, वैल्यू एडिशन के रूप में सहायता भी उपलब्ध करवाता है। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो कर ही कर रहा है और वैल्यू एडिशन के रूप में भी सहायता दे रहा है। फिर वो चाहे टेक्नोलॉजी के अंदर हो, चाहे कैपिटल हो या फिर रॉ मटेरियल हो, कैपिटल गुड्स हो, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, फाइनेंसिंग प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एक डायग्राम के द्वारा बताई गई है कि इसने कैसे एक ग्लोबलाइजेशन के पार्टनर के रूप में कार्य किया है। ये जो ऑफिस आपको ऊपर बताए गए थे वो ऑफिस आपको यहाँ दिखाए गए। तो ये था आपका एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। यानी अगर हम कंक्लूजन के रूप में बात करें तो इस बैंक के कारण जो वित्तीय परिणाम पिछले 33 वर्षों में हमें देखने को मिलते हैं, पिछले वाले 40-45 साल के अंदर, तो ये एक बढ़िया रिजल्ट्स हमें देखने को इसके मिले। ये परिणाम बहुत ही आशाजनक है। इस बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है लगातार, इसके डिविडेंड वगैरह जो चीज़ें हैं वो बढ़ी हैं, इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, इसके खुद ही कैपिटल रिसोर्सेज पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। तो अगर मोटा मोटी इसकी बात की जाए, इसके जो लाभ थे जब इसकी स्थापना की गई थी तो मात्र 6 करोड़ थे, जो वर्तमान में 1000 करोड़ तक पहुँच गए हैं। इसी तरह इसका जो सकल संसाधन है वो इसकी स्थापना 200 करोड़ रुपए की कैपिटल के साथ की गई थी, जो वर्तमान में 10,000 करोड़ के तक पहुंच चुकी है। और इसके जो रिजर्व कोर्स हैं वो स्टार्टिंग में 5 करोड़ थे, जो वर्तमान में 5000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो ये था आपका एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू।